सो गाइस, आज से मैं इस चैनल पर एक न्यू एनिमी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हमें जो यांग नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है जो तियानलेन सेक्ट का फाउंडिंग स्टूडेंट था जो हजारों सालों से कल्टिवेशन कर रहा था पर अभी तक डूक्यू के फर्स्ट स्टेज क्यू रिफाइनिंग स्टेज को पार नहीं कर पाया जिससे वो लोअर रियल में फंसा हुआ था। उसके मास्टर और सभी स्टूडेंट भी प्रमोट होकर अपर रियल में चले गए थे। इस कहानी में जो यांग अपर रियल में जाने की अपनी जर्नी को तय करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के डेली एपिसोड आएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी की शुरुआत में हमें 1 लाख साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब तियानलेन सेक्ट कल्टिवेशन की दुनिया में सबसे फेमस था। उस सेक्ट के मास्टर जो टिंग टोंग थे जो प्रमोट हो गए थे और वो अपर रियल में जाने वाले थे, इसीलिए अपने सभी स्टूडेंट और जू यांग से कहते हैं कि तुम सभी हार्ड ट्रेनिंग करना और जितनी हो सके क्यू रिफाइनिंग रियल में को ब्रेक करने की कोशिश करना। ये कहकर वो चले जाते हैं। वक्त बीता रहता है और 10,000 साल गुजर जाते हैं। हुआ बुफान भी अब प्रमोट हो गया था और वो भी अपर रियल में जाने वाला था, इसीलिए वो अपने जूनियर जू यांग को कहता है कि मैं अपर रियल में जा रहा हूँ, इसीलिए अब मैं इस सेट की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुम हार्ड ट्रेनिंग लेकर जल्द से जल्द क्यू रिफाइनिंग रियल के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करना। जू यांग काफी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी पावर हो बुफान से ज्यादा थी पर वो अभी तक प्रमोट नहीं हो पाया था। अब 30,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था जबकि जू यांग के स्टूडेंट प्रमोट हो रहे थे। पुलिंगर नाम की लड़की जो जू यांग की स्टूडेंट थी वो भी प्रमोट हो गई थी। वो अपने मास्टर जू यांग से कहती है कि आप हार्ड प्रैक्टिस करना और जितनी जल्दी हो सके क्यू रिफाइनिंग रियल के बैरियर को तोड़कर प्रमोट होने की कोशिश करना। अब 50,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था जबकि उसके सेट के सभी स्टूडेंट प्रमोट हो गए थे। आज एक ओल्ड ट्री भी प्रमोट हो जाता है जिसने डीमन बॉय का रूप ले लिया था और वो भी अपर रियल में जाने लगता है और वो जू यांग से कहता है कि तुम भी जल्दी से प्रमोट होकर ऊपर आने की कोशिश करना। जू यांग काफी गुस्सा हो जाता है और उसे एक चीज फेंक कर मारता है पर वो अपर रियल में चला जाता है। अब जू यांग के सेक्ट में एक सफाई करने वाला बचा था। वो कहता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर जू यांग हमसे गुस्सा रहते हैं क्योंकि क्यू रिफाइनिंग स्टेज में फंस गए हैं। 50,000 साल गुजर गए पर ये अभी तक प्रमोट नहीं हुए और अब मैं भी नहीं चाहता कि यहाँ कोई प्रमोट हो। पर तभी वो भी प्रमोट हो जाता है जिससे वो बहुत खुश होता है और अब वो भी अपर रियल में चला जाता है। जू यांग इससे काफी हैरान होता है और सोचता है कि सफाई करने वाला भी ऊपर चला गया लेकिन मैं अभी तक यही फंसा हुआ हूँ। अब 90,000 साल गुजर जाते हैं। जू यांग अभी भी प्रमोट नहीं हुआ था। वो सोचता है कि मेरे सभी भाई और स्टूडेंट प्रमोट होकर अपर रियल में चले गए पर अब सिर्फ मैं बचा हूँ, इसीलिए अब प्रमोट होने की मेरी बारी होनी चाहिए। पर जू यांग प्रमोट नहीं होता बल्कि उसका डॉग प्रमोट हो जाता है और वो भी अपर रियल में चला जाता है। यह देखकर जू यांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे कल्टिवेशन करते हुए 90,000 साल गुजर गए पर मैं अभी तक यही फंसा हुआ हूँ। मुझे अब एकांत में कल्टिवेशन करने जाना होगा, भले ही मुझे क्यू रिफाइनिंग लेवल के बैरियर को तोड़ने के लिए एकांत में कितना भी वक्त क्यों ना गुजारना पड़े पर मैं प्रमोट होकर रहूंगा। और अब वो एक गुफा में कल्टिवेशन करने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उस गुफा पर एक सील लगा देता है ताकि जू यांग बाहर ना आ सके। जू यांग को कल्टिवेशन करते हुए उस गुफा में 10,000 साल गुजर जाते हैं। धरती पर अब काफी कुछ बदल चुका था। तियानलेन अब एक मामूली सा सेक्ट बन गया था जो लुप्त होने की कगार पर था और उस सेक्ट में अब कुछ स्टूडेंट रह गए थे। तियानलेन सेक्ट की हेड लिन किंगयू थी। आज उसके सेक्ट में युनशान सेक्ट का राजकुमार अपने कुछ एल्डर के साथ आ जाता है जिसका नाम लियो युन किंग था। वो लिन किंगयू से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो जबरदस्ती तियानलेन सेक्ट के अंदर घुस जाता है और किंगयू से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे तियानलेन सेक्ट को जिंदा रहने दूंगा और इसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। मैं जल्द ही युनशान सेक्ट का चीफ बनूंगा और तुम मेरी रानी बनोगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा सेक्ट और सभी डिसिपल्स को खत्म कर दूंगा। किंगयू जानती थी कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। वो गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और अब वो उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ बनाने का सपना छोड़ दो। युन किंग अपने एल्डर को उस पर हमला करने भेजता है पर उन्हें लिंग किंगयू को मारने से मना कर देता है। दोनों एल्डर उससे फाइट करने लग जाते हैं। वो दोनों किंगयू पर अटैक करने की
कोशिश करते हैं पर किंग यू उनके अटैक से बचती जाती है। लेकिन वो दोनों एल्डर पावरफुल थे, इसीलिए वो किंग यू की शॉट को दूर फेंक देते हैं। किंग यू वापस से अपनी शॉट को ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि जू यांग जिस गुफा में कल्टिवेशन करने गया था वहाँ अचानक से तूफान आने लगते हैं और जू यांग गेट पर लगी हुई सील को तोड़कर बाहर आ जाता है। वो काफी बुरा हो चुका था पर वो अपनी पावर से खुद को वापस से पहले जैसा कर लेता है, यानी वो वापस से जवान हो गया था। वो कहता है कि 10,000 साल गुजर चुके हैं पर अभी भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैं अभी भी क्यू रिफाइनिंग रियल में फंसा हुआ हूँ, जबकि मैं पहले ही क्यू रिफाइनिंग पीरियड के 9,999 फ्लो की प्रैक्टिस कर चुका हूँ और कल्टिवेशन करते हुए 1,00,000 साल गुजर गए। लगता है अभी तक यहाँ लोअर रियल के सभी लोग प्रमोट हो गए होंगे और यहाँ कोई भी नहीं होगा क्योंकि उसे आसपास किसी भी इंसान की सांसें महसूस नहीं हो रही थी। वो कहता है कि अब यहाँ एक भी सेक्ट नहीं बचा होगा और यहाँ आसपास गार्डियन की भी कोई ब्रेथ नहीं है। यहाँ तक कि मेरा वानजिन पवेलियन, इंपीरियल बीस्ट कोर्टयार्ड और डिवाइन ट्रेजर हॉल भी खत्म हो गए होंगे। वहीं किंग यू अभी भी उन दोनों एल्डर से फाइट कर रही थी पर उनसे जीत नहीं पा रही थी। वो कहती है कि दोनों एल्डर फाउंडेशन स्टेबिलिशिंग रियल्म के पेटिशनर है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगी। वो दोनों एल्डर उस पर अपनी एक मर्ज टेक्निक से हमला करने लगते हैं। किंग यू भी उन्हें रोकने के लिए उन पर अपनी सो टेक्निक से हमला करती है पर वो उसके वार को रोक नहीं पाती और दूर चली जाती है। यून किंग उसे कहता है कि तुम काफी सुंदर हो पर तुम लड़ने में इतनी अच्छी नहीं हो। मेरे सारे एल्डर फाउंडेशन इंस्टेबिलेशन रियल्म के एक्सपर्ट है और मैं भी इस रियल में पहुंचने में सिर्फ आधा कदम दूर हूँ, इसीलिए तुम हम सभी को नहीं हरा सकती। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। तुम्हें बस मेरी सेवा करनी होगी और हमेशा मेरे बिस्तर को गर्म रखना होगा। किंग यू को इसमें गुस्सा आता है और वो सोचती है कि भले ही आज मैं मर जाऊंगी पर मैं कभी भी यून किंग के हाथों में नहीं पड़ सकती। ये एक बहुत बुरा इंसान है, ये हमेशा मेरा इस्तेमाल करेगा। तभी हम देखते हैं कि जू यांग को भी उनका ऑरा महसूस हो जाता है, जिससे वो हैरान होता है कि अभी भी तियानलेन सेट के कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं और कुछ बुरे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और तियानलेन सेट को मिटाना चाहते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि मैं उन्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। वो मेरे होते हुए तियानलेन सेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंग यू यून किंग से बचने डिस्ट्रक्ट पावर से खुद को ब्लास्ट करने लगती है पर जू यांग वहां आकर उसे रोक लेता है। किंग यू उसे देखकर हैरान होती है और सोचती है कि यह कौन है। उसे देखकर यून किंग और सभी एल्डर डर जाते हैं पर यून किंग को एहसास होता है कि वो सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल में है, इसीलिए वो जू यांग से कहता है कि तुम अचानक यहाँ आ गए, इसीलिए तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम कोई एक्सपर्ट होगे लेकिन तुम तो सिर्फ एक क्यू रिफाइनिंग रियल के पेटिशनर हो। एक एल्डर उसे कहता है कि आज तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते, तुम हमारे यूशान सेट की पावर को नहीं जानते, इसीलिए आगे से हट जाओ। जू यांग कहता है कि तुम सभी मेरे हाथों से किस तरह मरना चाहते हो तो एल्डर हंसते हुए कहता है कि तुम काफी हैंडसम हो लेकिन तुम काफी मूर्ख भी हो। तुम अभी सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल्म में हो फिर भी मेरे सामने इतना एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर इसके साथ खेलना चाहता हूँ। इसे मारना हमारे लिए ताली बजाने जितना आसान होगा। और वो जू यांग पर अटैक करने आता है। किंग यू इससे डर जाती है पर जू यांग अपने एक फिंगर के अटैक से ही तेज एनर्जी निकालता है जिससे वो एल्डर डस्ट बनकर मारा जाता है क्योंकि 1,00,000 साल तक कल्टिवेशन करने की वजह से उसकी पावर काफी बढ़ गई थी पर कल्टिवेशन रियल में नहीं बढ़ा था। जू यांग की पावर देखकर सभी एल्डर और यून किंग डर जाते हैं। अब जू यांग एक एक करके सभी एल्डर को मारने लग जाता है। यून किंग काफी डर जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जू यांग से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं आपको गोल्ड कोर दे सकता हूँ। और अपने बचे हुए एक एल्डर के साथ वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, इसने अपने रियल्म को छिपाकर हमें बेवकूफ बनाया है। वास्तव में कौन से रियल्म में होगा। जू यांग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल्म में हूँ और अब वो भी उन दोनों के पीछे आने लगता है। यून किंग एल्डर से टकराकर नीचे गिर जाता है। जू यांग उसके आगे आ
गया था और उनसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। वो दोनों घुटनों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं। यून किंग कहता है कि आज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। और वो मन ही मन में सोचता है कि अभी मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, मैं वापस अपनी पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और इस आदमी को खत्म कर दूंगा। जो यांग को पता था कि एक बुरा इंसान है, इसीलिए उसे कहता है कि अगर आज मैं एकांतवास से बाहर नहीं आया होता तो क्या तुम मेरे तियानलेन सेक्ट को बख्श देते। मुझे लगता है कि तुम तियानलेन सेक्ट को बर्बाद कर देते और यहाँ के सभी स्टूडेंट को मार डालते। यून किंग उसे कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि आप कोर फॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट हो, आप बस क्यूरिफाइनिंग रियल्म में होने का दिखावा कर रहे हो। अगर तुम मेरे पिता से फाइट कर सकते हो तो पहले उन्हें हरा कर दिखाओ। अगर आपने मुझे यहाँ मार दिया तो मेरे डैड आपसे बदला जरूर लेंगे। जू यांग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे पिता की भी तलाश करने जाऊंगा। और अब वो अपनी पावर से यून किंग के मन में काफी ज्यादा डर पैदा करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो कुछ ही पल में मारा जाता है। यून किंग का एल्डर इससे काफी डर जाता है। जू यांग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो एल्डर कहता है कि मुझे मत मारो। जू यांग कहता है कि तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम मुझे अपने यूनशान सेक्टर में ले चलो। इससे वो एल्डर हैरान हो जाता है। अब हम यूनशान सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ यूनशान सेक्ट के डिसिबल ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ तूफान आने लगता है। डिसिबल इससे काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ आसमान से तेज लाइटनिंग गिरती है जिससे वो सभी मारे जाते हैं और यूनशान सेक्ट का काफी सारा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यूनशान सेक्ट का लीडर लियू अपने कुछ डिसिबल्स के साथ वहाँ आता है और अपने सेक्ट की ऐसी हालत देखकर हैरान हुआ कहता है कि यहाँ क्या हुआ और मेरे सेक्ट का ऐसा हाल किसने किया होगा। तभी वहाँ जू यांग आ जाता है जो लियू से कहता है कि क्या तुम ही इस यूनशान सेक्ट के हेड हो। लियू उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। जू यांग कहता है कि मैं तियानलेन सेक्ट का एस्टर हूँ और मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला। लियू यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हारी मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे हुई। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि भले आज मैं मर क्यों ना जाऊं पर मैं तुम्हें भी अपने साथ मार डालूंगा। और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके पाम टेक्निक से जू यांग पर हमला करता है, लेकिन जू यांग अपने एक पंच से ही उसके अटैक को खत्म कर देता है। यह देखकर लियू हैरान रह जाता है और वो सोचता है कि वास्तव में अपने सिंगल हैंड से मेरे अटैक को रोकने में कैपेबल है, पर इसका कल्टिवेशन लेवल इतना कम क्यों है। जू यांग कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे सेट को नष्ट करने की कोशिश की, इसीलिए आज मैं तुम्हारे पूरे सेट को बर्बाद कर दूंगा। और वो लियू के एक डिसिबल को अपनी वैक्यूम पाम पावर से अपने पास ले आता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। यह देखकर लियू को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी फुल स्पीड में जू यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जू यांग आसानी से उसे रोक देता है और पकड़कर दूर फेंक देता है। लियू काफी हैरान था। वो कहता है कि मैं कोर रियल्म में हूँ और तुम सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी मैं तुम पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए तुम सच बताओ कि वास्तव में तुम कौन से लेवल पर हो। जू यांग कहता है कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अभी सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हूँ। लियू इससे शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि अभी भी लो लेवल पर है और मैं क्यू को रियल्म में हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब वो अपनी सीक्रेट टेक्निक से अपने मास्टर को वहाँ बुलाने के लिए एक मैसेज भेजता है। तभी यूनशान कबीले का एस्टर वहाँ पर आ जाता है जो जू यांग से कहता है कि तुम्हारी मेरे सेक्ट में हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मेरे सेक्ट की पावर नहीं जानते। जू यांग को एहसास हो जाता है कि एस्टर सिर्फ हाफ स्टेप नेसेंट सोल रियल्म का पेटिशनर है। एस्टर जू यांग से कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ एक अजनबी हो, भले ही तुम्हारी पावर काफी ज्यादा हो, पर आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। मेरा यूनशान सेक्टर सिर्फ जंगल के लोग का पालन करता है, यानी यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही जिंदा रहते हैं। जू यांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम एक चूहे की तरह कमजोर हो और मैं एक शेर की तरह मजबूत हूँ। वो एस्टर गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ क्यूरिफाइनिंग रियल्म में हो, फिर भी तुम इतना ज्यादा
एरोगेंट हो रहे हो। आज मैं तुम्हें एक अच्छी मौत दूंगा। और वो एक डिस्क निकालकर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। लियो कहता है कि हमारे यूनशान सेक्ट के टॉप ग्रेड का फॉर्मेशन है जिसे 7 मर्डर फॉर्मेशन कहा जाता है। इसका एक अटैक किसी को भी मारने के लिए काफी होता है, भले ही तुम नेसेंट सोल रियल्म में ही क्यों ना हो, पर आज तुम यही मर जाओगे। जो यांग अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से उसे मार डालता है। उसका अटैक इतना फास्ट था कि लियो उसे देख नहीं पाया था, जिससे वो मारा जाता है। जो यांग की स्वॉर्ड का नाम ओल्ड रॉकेट था और वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि हमें लोगों को मारे हुए काफी वक्त हो चुका है, इसीलिए आज हम अच्छा शिकार करेंगे। यिंगशान कबीले का एस्टर भी उस स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्वॉर्ड की धार इतनी तेज थी कि उसने एक बार में ही लियो को मार डाला था। इसीलिए वो सोचता है कि इसके पास जो ये 5 कलर्ड मॉर्टल स्वॉर्ड है, यह हजारों साल पुरानी सबसे बेस्ट स्वॉर्ड की तरह प्रतीत हो रही है। पर वो इस बात से भी काफी हैरान था कि जू यांग केवल क्यों रिफाइनिंग स्टेज पर है, फिर भी इसके पास इतनी पावरफुल स्वॉर्ड कैसे हो सकती है। आज मुझे इससे यह स्वॉर्ड छीननी होगी। और वो अपनी पावर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके जू यांग पर इविल स्पीड को हमला करने भेजता है। जू यांग अपनी स्वॉर्ड से उन स्पीड पर अटैक करता है, जिससे वो स्पीड खत्म हो जाती है और उसका वो स्लेश उस एस्टर की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वो एस्टर डर जाता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। पर वो स्लेश काफी पावरफुल था, जो उसके फॉर्मेशन को भी तोड़ देता है और वो एस्टर घायल होकर नीचे गिर जाता है। एस्टर जू यांग से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा पूरा यूनशान सेक्ट मिलकर भी एक क्यूरिफाइनिंग रियल्म के प्रैक्टिशनर को मार नहीं पाएगा, पर तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और अब वो वापस से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके वहाँ एक ड्रैगन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और जू यांग से कहता है कि ये एक मिड एंड हाई ग्रेड का स्पीड बीस्ट है, इससे नेसेंट सोल के पीक प्रैक्टिशनर भी फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जू यांग कहता है कि तुम्हारा सेक्ट इतना भी कमजोर नहीं है, वास्तव में तुमने अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बीस्ट को भी पाल रखा है। वो ड्रैगन बीस्ट अब जू यांग पर अटैक करने आता है, पर जू यांग अपने स्वॉर्ड के एक अटैक से ही उस ड्रैगन बीस्ट के कई सारे टुकड़े कर देता है। इससे वो एस्टर काफी डर जाता है और कहता है कि मेरे इस बीस्ट को हराना नामुमकिन है, आज तक इसे कोई भी हरा नहीं पाया। अब उस ड्रैगन बीस्ट के खत्म हो जाने से उस एस्टर की एनर्जी भी खत्म हो जाती है और वो मारा जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड ड्रैगन बीस्ट के साथ जुड़ी हुई थी। जो यांग कहता है कि मैं 10,000 सालों से एकांतवास में था, इसीलिए मैंने कुछ खास नहीं खाया, पर आज मैं इस ड्रैगन के जले हुए मीट का मजा ले सकता हूँ। तभी वहाँ किंग यू भी अपने कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है और वो जू यांग से कहती है कि मास्टर मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। पर वो ये देखकर काफी हैरान होती है कि वो पूरा सेट बर्बाद हो गया और वो जू यांग से पूछती है कि मास्टर क्या ये सब आपने किया। जू यांग कहता है कि मैं अपने तियानलेन सेट को फिर से दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बनाऊंगा। किंग यू सोचती है कि वास्तव में काफी महान है और ये दुनिया के सभी रीति रिवाजों से परे है। और अब वो सभी घुटने टेक कर मास्टर को सम्मान देते हैं और ने मास्टर कहकर बुलाने लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि जू यांग के स्टूडेंट ने यूनशान सेट के सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था। एक स्टूडेंट जू यांग के पास आकर बताता है कि मास्टर हमने यूनशान सेट के सभी ट्रेजर को इकट्ठा कर लिया है और अब सिर्फ कुछ ही ट्रेजर बाकी रह गए हैं। जू यांग मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि मेरा इस सेट को बर्बाद करना व्यर्थ नहीं गया। तभी किंग यू भी वहाँ जाती है, जो खुश हुई जू यांग से कहती है कि हम अब काफी अमीर होने वाले हैं। वास्तव में यह यूनशान सेक्ट एक रिच सेक्ट कहलाने के योग्य है। इनके सेक्ट में ढेर सारे ट्रेजर थे। जू यांग कहता है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किंग यू उसकी बात समझ आती है और कहती है कि मास्टर हम इतने सारे ट्रेजर और इस ड्रैगन के साथ वापस तियानलेन सेक्ट में कैसे लौटेंगे। तो जू यांग उसे एक स्पेस रिंग निकाल कर देता है और बताता है कि तुम इस रिंग में सभी ट्रेजर को स्टोर कर सकती हो। किंग यू उस रिंग को देखकर काफी हैरान होती है और सोचती है कि ये एक स्टोरेज रिंग है, पर इस प्रकार का ट्रेजर केवल टॉप सेट के लोगों के पास ही होता है। फिर हम देखते हैं कि जू यांग वापस से अपने तियानलेन सेक्ट में लौट आया था। वो एक जेट पीस को देख रहा था जो हेवन शेडिंग लॉक का टुकड़ा था, जिसे उसे गुफा में सील करने के लिए लगाया गया था। वो सोचता है कि हेवन शेडिंग लॉक स्पेस एंड परसेप्शन को लॉक कर सकता है। अगर मैंने इस लॉक को जबरदस्ती नहीं तोड़ा होता तो मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए उसी गुफा में फंस जाता। ऐसा लगता है कि जब मैं एकांत में था तब बाहर कोई ऐसा पर्सन था जो नहीं चाहता था कि मैं वापस बाहर आऊं। किंग यू अब जू यांग के लिए चाय लेकर आती है और
और कहती है कि मास्टर आपको एक कप चाय पीकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जो यांग कहता है कि मैं पिछले 10,000 सालों से एकांत में था, इसीलिए इन 10,000 सालों में इस दुनिया में क्या हुआ था जो हमारे इस तियानलेन सेक्ट की इतनी बुरी हालत हो गई है। किंग कहती है कि जब मैं यहाँ की सेक्ट लीडर बनी तब यहाँ केवल एक सीनियर ब्रदर था जो आर्टिफैक्ट फोर्जिंग रियल्म में था, पर मुझे कहते हुए काफी शर्म आती है कि मैं तियानलेन सेक्ट की हाई पोजीशन पर होने के बावजूद भी फाउंडेशन एस्टेब्लिश रियल्म के मिडल स्टेज में फंसी हुई हूँ, इसीलिए मेरी पावर काफी कम है। जो यांग सोचता है कि मेरे सेट के खिलाफ चाहे कोई भी साजिश करना चाहे पर मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, और जिसने भी मुझे उस गुफा में सील किया मैं एक दिन उसका पता जरूर लगाऊंगा और उसे सजा दूंगा। तभी उन्हें हमलों की आवाज सुनाई देती है क्योंकि एक आदमी तियानलेन सेट के सभी डिसिबल को मार रहा था जिसका नाम वू ले था। सभी डिसिबल उससे फाइट करके काफी घायल हो गए थे। लुवे कहता है कि तुम तियान सेट के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट हो, तुमने यूशान माउंटेन सेक्ट को बर्बाद कर दिया और उसके सारे ट्रेजर को लूट लिया। किंग तेजी से उस पर अपनी सोर्स से अटैक करने आती है पर वो अपने एक हाथ से ही उसके हमले को रोक लेता है और उसे दूर कर देता है। किंग परेशान हो जाती है और सोचती है कि जिंडान रियल्म के पीक लेवल पर है। लुवे किंग से कहता है कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम ही तियानलेन सेट की हेड हो। अगर तुम मुझे यूशान सेट के सभी स्पीड और ट्रेजर को सौंप दोगी और मेरा मनोरंजन करने के लिए एक दास बनोगी तो मैं तुम्हारे तियानलेन सेट को बर्बाद नहीं करूंगा। किंग से कहती है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो, तुम हमारे सेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वापस से उस पर अपनी सोर्स से हमला करने जाती है पर वो आसानी से उसके हमले से बच जाता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है, पर किंग भी उसके हमले से बच जाती है और उस पर सोर्सलेस टेक्निक से हमला करती है। लुवे भी अपनी सोर्ड को निकालकर उसके हमले को रोक लेता है। किंग उसे मारने की कोशिश करने लगती है पर उन दोनों में पावर का काफी गैप था, इसीलिए लुवे किंग को दूर कर देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है जिससे किंग कमजोर हो रही थी। वो अपनी सोर्स से उसके अटैक को रोकने लगती है। लुवे कहता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो, तुम कभी भी अकेले मुझे हरा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हार मान लो और मेरी गुलाम बन जाओ। किंग अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो कमजोर पड़ रही थी। यह देखकर जुयांग उसकी तरफ अपनी एनर्जी का छोटा सा हिस्सा छोड़ देता है जिससे किंग की पावर बढ़ जाती है और लुवे को दूर कर देती है जिससे उसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। लुवे ये देखकर काफी हैरान होता है। किंग भी काफी हैरान थी, वो सोचती है कि अचानक मेरी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तभी जुयांग कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हो, लगता है तुम अपनी जिंदगी से काफी थक चुके हो। लुवे कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर से इस लड़की ने मेरे हमले को रोक लिया हो पर फिर भी तुम काफी कमजोर हो और तुम्हारी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। तुम सिर्फ प्यूरिफाइंग रियल्म में हो, इसीलिए तुम्हें मुझे दाजी कहकर बुलाना चाहिए। जुयांग एक पल में ही उसकी सोर्ड से उसे इंजर्ड कर देता है। लुवे को काफी दर्द होने लगता है। वो कहता है कि मेरे आर्म्स काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो। और अब वो जुयांग को खत्म करने के लिए अपने सीक्रेट ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है जो इविल बेल थी। वो अब उस बेल को बजाने लग जाता है जिससे तेज फ्रिक्वेंसी निकलने लगती है जिससे किंग और बाकी सभी डिसिबल को काफी दर्द हो रहा था। लुवे कहता है कि मेरी इस बेल के अटैक से आज तक कोई भी बच नहीं पाया, जल्द ही तुम्हारी पूरी बॉडी में बहुत दर्द होगा और तुम्हारे कान से खून निकलने लग जाएगा जिससे तुम सभी एक भयानक मौत मरोगे। तभी जुयांग उस बेल को अपनी पावर से रोक देता है जिससे किंग और बाकी सभी को दर्द होना बंद हो जाता है। लुवे काफी हैरान हुआ कहता है कि मेरी बेल से तुम्हारे ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ। जुयांग कहता है कि तुम्हारी बेल मेरे खिलाफ किसी काम की नहीं है और अब वो उस बेल को वैक्यूम पंप टेक्निक से अपने पास ले लेता है और उस बेल को नष्ट कर देता है। वो बेल लुवे की स्पीड के साथ जुड़ी हुई थी जिससे उसे बेहद दर्द होता है और वो काफी घायल हो जाता है। जुयांग अब उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और लुवे के पास आकर कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई, तुम अब जीने के लायक नहीं हो, और अपने पैर को जोर से नीचे मारता है जिससे तेज एनर्जी निकलती है और लुवे काफी दूर आसमान में उड़ जाता है। जुयांग कहता है कि आज तुम्हारी मेरी डीएस बर्बाद हो जाएगी और तुम एक दर्द भरी मौत मरोगे, और अपनी सोर्ड से उस पर एक अटैक करता है जिससे लुवे खत्म हो जाता है। यह देखकर किंग काफी हैरान होती है और सोचती है कि मास्टर वाकई काफी पावरफुल है। अब हम लू फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ जियो लेंग नाम का
आदमी अपने लीडर को बताता है कि तियानलेन सेठ की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। हमने जिस लुवेंग को उन्हें खत्म करने भेजा था उसे सेठ के एस्टर जुयांग के द्वारा मार दिया गया, जो सिर्फ क्यू रिफाइनिंग रियल्म का पेटिशनर था। लगता है उसके पास कोई खास ट्रेजर है। लीडर लू किंग फेंग कहता है कि मैंने सुना है कि अभी तक उस जुयांग ने 3 जिनडेन रियल्म के आदमियों को मार डाला है। साथ ही उसने एक हाफ स्टेप के नेसेंट सोल पेटिशनर को भी मार डाला। वहाँ एक औरत भी मौजूद थी जिसका नाम यू सुनियांग था, जो जुयांग की एक पेंटिंग बना रही थी। वो कहती है कि लड़का दिखने में काफी हैंडसम लगता है। वहाँ मौजूद चूचुन नाम का आदमी कहता है कि वो तियानलेन सेठ का आदमी इतना भी अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ उस आदमी को मारने के लिए चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ जरूर खुश होगी। सोनियांग कहती है कि तुम काफी कमजोर हो। चुन को इससे काफी गुस्सा आता है, पर लीडर मुझसे शांत रहने को कहता है और सोनियांग से कहता है कि तुम्हें इस तियानलेन सेठ के एस्टर जुयांग को मारने जाना होगा। सोनियांग कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं उसे अच्छे से संभाल लूंगी और उसका पूरा मजा लूंगी। फिर हम देखते हैं कि सोनियांग तियानलेन सेठ की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में एक आदमी उसकी एन्चेंटमेंट बॉडी की वजह से उसकी तरफ अटैक्ट होने लगता है, पर वो अपने फ्लावर टेक्निक से उसे मार डालती है। अब हम तियानलेन सेठ को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जुयांग भी वहीं बैठकर आराम कर रहा था। तभी सोनियांग वहाँ जाती है। वो सभी स्टूडेंट भी उसके मैजिक की वजह से उसकी तरफ अटैक्ट होने लगते हैं, जिससे वो उसे रोक नहीं पाते। वो जुयांग की तरफ बढ़ने लगती है और सोचती है कि मेरे मैजिक की वजह से जल्दी प्यार में पागल एक बीस्ट की तरह बन जाएगा, जिससे मैं इसे आसानी से मार पाऊंगी। और अब वो जुयांग के पास आकर उसे टच करके अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है। सोनियांग ने उसे एक इल्यूजन में फंसा लिया था, पर जुयांग होश में था और वो कहता है कि यह सिर्फ एक मामूली सी ट्रिक है और वो अपनी पावर से उसके इल्यूजन को खत्म कर देता है, जिससे वो दूर हो जाती है। जुयांग उसे कहता है कि तुम अपने इस छोटे से इल्यूजन से मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। सोनियांग कहती है कि तुम मेरे इल्यूजन को तोड़कर काफी एरोगेंट बन रहे हो। आज मैं तुम्हें अपनी असली एबिलिटी दिखाऊंगी, जिससे तुम्हें एहसास होगा कि मेरी पावर कितनी ज्यादा है, और वहाँ अपनी एनर्जी को फैलाने लग जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।